हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये कंटिन्यू लगभग 3 वीडियो में देने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि रिलेटेड होगी हमारे आधुनिक भारत का पोस्टमार्टम से। मींस आधुनिक भारत से लगभग 70 टू 90% जो है वो मैं इन 3 वीडियोस के अंदर कवर करूँगा। और इन 3 वीडियोस को चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है इसे सुन लो। जितना ज़्यादा सुनोगे उतनी अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगी। और कंफर्म है 70 से 80% आपके जो 70 से 90% के बीच के क्वेश्चंस है वो इस वीडियो से ही आने वाले हैं। तो आधुनिक भारत लगभग 3 क्लास के अंदर, ज़्यादा नहीं, 30-30 मिनट की क्लासेज होंगी। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके बस बस सुनते रहो। और जिसको नोट डाउन लगता है कि याद मुझे खुद के लिखा हुआ याद करना है तो फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1757 से, है ना। पहला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर जो अंग्रेजी सेना थे उनकी तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब। इन दो लोगों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था। और लड़ाई हुई थी 1757 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है यहीं से, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन, विलियम बेंटिक। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी, बंगाल के गवर्नर वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले वायसराय भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। और इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी वो जब लड़ी गई थी उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता। ये क्वेश्चन के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता ये बेलेजली ना होके कौन है, डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो डुप्ले है। और इस संधि का बिल्कुल प्योर तरीके से उपयोग जिसने किया था वो कौन था, वो था बेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है। तो सिविल सर्विस का जो जनक है ये माना जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को साथ के साथ पुलिस का भी, स्थायी बंदोबस्त का और ज़मीनी प्रथा, ये तीनों का, स्थायी बंदोबस्त, पुलिस का और ज़मीन प्रथा, तीनों का जो जनक है वो किसे माना जाता है, ये माना जाता है कॉर्नवालिस को। 21 अप्रैल 1947, 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विस डे मनाते हैं। और 21 अप्रैल 1947 का वो दिन था जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस के जो लोग होते हैं उन्हें भारत का इस्पाती ढांचा, स्टील ढांचा, है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला साहब ने उस समय उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन के समय वायसराय कौन था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, उस समय वायसराय जो था वो कौन था, करजन था। और बंगाल का विभाजन जब हुआ तब उसी समय हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ क्या, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये बंगाल विभाजन के विपक्ष में एक आंदोलन था जो कि कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था। और 1911, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और
बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, तो इसे लागू करने की जो डेट थी वो थी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ नहीं करना, आराम से सुनते जाओ वीडियो को, अगर लगे तो नोट कर लेना, अदरवाइज 4 से 5 बार इसको देख लेना, वीडियो को सारा याद हो जाएगा। मस्त आधुनिक इतिहास से एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो मुझे बोलना, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो बस सुनते जाओ आराम से। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? भारत के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो इसे आप आराम से ये एक डायग्राम बना लो, जिसमें हमारा देखो ये पूरा का पूरा भारत हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ये महलवाड़ी व्यवस्था मानी जाती थी, और इस महलवाड़ी व्यवस्था का जो जनक है ये किसको माना जाता था? हाल्ट मैकेंजी को। मिडिल इंडिया जो है, इस मिडिल इंडिया के अंदर स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलती थी, और उसका जनक किसे माना जाता था? कार्नवालिस को। साउथ इंडिया के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी, और इसका जनक माना जाता था रीड एंड मुनरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर, जो कि यरवदा जेल पुणे में हुआ था, और ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इस पैक्ट के अंदर मुख्य शर्त रखी गई थी, क्योंकि अंबेडकर जी का कहना था कि दलितों को एक पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए, तो गांधी जी ने इसके ऊपर बात करी, और इस पैक्ट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, जो होगा सारा साथ में होगा। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये यहाँ पे भारतीय बोला गया है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसके अंदर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। हालांकि कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर भारतीय पूछा गया है तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन में शामिल थी। इंडिया की पहली महिला राज्यपाल अगर पूछे तो भी कौन होंगी? वो सरोजनी नायडू। ठीक है, और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो एनी बेसेंट हैं, और इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं लिखी गई हैं, एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो इनके द्वारा लिखी गई ये 2 पत्रिकाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद वुड डिस्पैच आधुनिक भारत का मैग्ना कार्टा। तो वुड डिस्पैच जो है इसे आधुनिक भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये किसके काल में आया था? तो ये आया था 1854 में डलहौजी के काल में। और नोट डाउन करो कि डलहौजी के काल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो वो था 1853 पहली ट्रेन डलहौजी के काल में चलाई गई, जो कि मुंबई से कहाँ, थाने के बीच में चलाई गई। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया? तो ये वुड डिस्पैच जो है ये आया डलहौजी के शासनकाल में। व्यपगत का सिद्धांत मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ लोप, फूट डालो राज करो की नीति, ये किसके काल में आई? ये भी किसके काल में आई है? डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने अवध को हड़पा था, किसके अंतर्गत? वुड डिस्पैच, जो ये वुड डिस्पैच है डॉक्ट्राइन ऑफ लोप, इसके थ्रू इसने हड़पा था किसको? अवध को। कुशासन, मतलब आउटरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अवध को इसने कुशासन के चलते हुए डलहौजी ने हड़प लिया था। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है? किस गवर्नर जनरल से है? तो ये डलहौजी से है। और यूपी वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आउटरम की जो रिपोर्ट थी, क्योंकि अवध यूपी में है, और आउटरम की जो रिपोर्ट है इसके रिपोर्ट के अनुसार अवध को कुशासन के तौर पे इसने डलहौजी ने क्या कर लिया था? हड़प लिया था। तो इसको अच्छी तरह नोट डाउन करना। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो 1872 ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल शासनकाल में। और अगर पूछा जाए पूरे विश्व में पहली जनगणना कहाँ पर हुई थी, तो पूरे विश्व में पहली जनगणना हुई थी स्वीडन के अंदर। 10 की आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुई? वो हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 के अंदर। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, और जनसंख्या जो है ये जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है। मतलब इसमें ना तो अपील सुनी जाती थी, ना ही दलील सुनी जाती थी, सीधे व्यक्ति को पकड़ा जाता था और जेल में डाल दिया। तो जो 1919 के अंदर काला कानून आया था, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते हैं, इसे हम लोग रॉलेट एक्ट या काला कानून बोलते हैं, 1919 के अंदर आया था, जिसमें ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती। तो काकोरी जो ट्रेन डकैती है, ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। और अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन शामिल था, तो सबसे पहले तो ये नोट डाउन करो कि काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये कहाँ हुई थी। तो ये है यूपी की घटना, और इस घटना के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये 4 लोग शामिल थे। और यूपी में ही एक अशफाक उल्ला खां नाम से एक प्राणी उद्यान है, जो कि कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर के अंदर स्थित है। चलो, अभी तो ये हो गया कि 1905 से हम लोग लगभग 1925 तक आ चुके हैं। तो अभी एक बार इसका फुल रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग 1 लाइन के अंदर पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 1757 से, बट जो हमारा मोस्टली जो टॉपिक है वो 1905 से स्टार्ट हुआ है। तो 1905 से रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। तो 1905, 16 अक्टूबर 1905, ये वो डेट है जब बंगाल विभाजन जब किया गया था, तो उसको लागू किया गया था। तो 1905, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू किया गया। उसके बाद आता है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन के अंदर जो नरम दल है और गरम दल है, इसका क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद 1909 आया। 1909 के अंदर मार्लेमेंटो एक्ट आया, और ये मार्लेमेंटो एक्ट जो था, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी इस समय। मीन्स मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। मतलब मुस्लिम जो हैं वो अपना अलग से जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। तो ये एक्ट ठीक नहीं था, हमारे भारत को तोड़ने में काफ़ी सहयोग था इसका, 1909 का एक्ट, मार्लेमेंटो एक्ट। ठीक है, क्योंकि सभी को बराबर हक होना चाहिए, अलग किसी के लिए नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया था, मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। फिर आता है 1911 का समय, और 1911 के समय दिल्ली दरबार की सभा लगी, और इसमें भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से हटाकर कहाँ पहुँचा दी गई, दिल्ली। और ये पूरी प्रक्रिया जो है 1912 में कंप्लीट हुई। 1911 में एक्ट आया और 1912 में ये कंप्लीट हो गई। फिर आता है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। उसके बाद 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने करी, तो ये अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजुमदार ने। और इसी समय 1916 लखनऊ अधिवेशन के अंदर नरम दल और गरम दल का क्या हो गया, पैचअप हो गया। मीन्स ये आपस में फिर से मिल गए। नरम दल और गरम दल, इसकी कहानी मैं कभी फिर सुनाऊंगा आपको, है ना। ये एक नरम दल मतलब ऐसे लोग जो कि थोड़े बड़े थे, और गरम दल जो कि बिल्कुल जवान लोगों का एक समूह था। ठीक है, तो उनकी अच्छी खासी कहानी है, हम लोग कभी बात करेंगे उस पर। फिर आता है 1917 का समय, और 1917 के अंदर क्या आता है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह है, स्टार्ट हुआ है 1917। देखो आए कब है, 1915 को, और 1917 में उनका क्या आया, ये चंपारण सत्याग्रह आया। फिर 13 अप्रैल 1919 का समय आता है, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांबाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांबाग हत्याकांड ये बहुत फेमस है, और बहुत ही बेकार तरह का मतलब हत्याकांड बोला जाता है, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। एक जनरल ओ डायर करके था, जिसने गोलियां चलवा दी थी जलियांबाग के अंदर। बहुत बेकार घटना है। इसके बाद 1919 का समय आता है, और 1919 के अंदर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसी समय आता है क्या, रोलेट एक्ट। दोनों साथ में आते हैं, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्लस रोलेट एक्ट, दोनों एक साथ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और ये जो स्थापना करने वाले जो लोग थे
वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि आपको इसमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एसएससी के या किसी जो रनिंग एग्ज़ाम है उनसे उठाए गए हैं, और आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ऐसे डायरेक्टली ही देखने को मिलेंगे जैसे लिखे हुए हैं। तो जो भी करना है इनके साथ रट लो, घोट लो, जो भी करना है करो, लेकिन सारे याद होना चाहिए एज इट इज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनः जागरण का जनक, भारतीय पुनः जागरण का जो जनक है ये किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनः जागरण का जो जनक है ये माना जाता है राजा राममोहन राय को। अब राजा राममोहन राय को माना जाता है भारतीय जो पुनः जागरण है इनके पिता। ठीक है, इन्हें राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी ये दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा। अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। और ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने ही दो अखबार प्रकाशित किए थे, एक का नाम था संवाद कौमुदी और एक का नाम था भिरातुल मिरातुल। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि राजा राममोहन राय ने दो अखबार स्टार्ट किए थे, एक संवाद कौमुदी और एक मिरातुल। राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड से मिली है और भारतीय पुनः जागरण के पिता माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को समाप्त करने में हाथ जो था वो किसका था? राजा राममोहन राय का। तो सती प्रथा को समाप्त करने का जो काम है वो किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तंबाकू की खेती। तो तंबाकू की खेती हमें किसने सिखाई थी? ये हमें सिखाई थी पुर्तगालियों ने। ठीक है, और भारत में सबसे पहले आने वाले जो व्यक्ति थे वो पुर्तगाल थे, और सबसे बाद में जो गए हैं वो भी कौन थे? पुर्तगाल थे। गोवा जो है इनका महत्वपूर्ण प्लेस था जहाँ पे ये लोग रहते थे, गोवा वाले बीच पे, है ना। और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी हमें किसने सिखाई? ये हमें सिखाई पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और इसी समय आया था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जो कि 2 अक्टूबर 1969 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे लाया गया था, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ये हेक्टर मुनरो ने किया था। और हमारे जो भारतीय शासक थे वो थे शाह आलम द्वितीय। इनको हेक्टर मुनरो ने क्या करा था? हरा दिया था। फिर उस समय जब ये लड़ाई हो रही थी तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो उस समय बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। इसके बाद होता है 1765 में इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के लिए बुलाया जाता है किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। तो इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 के अंदर, और रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया है? बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दशा पर लिखी गई पुस्तक के लेखक। तो नील कृषकों की दशा पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसको लिखने वाले कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नील कृषकों की दशा पर पुस्तक लिखी है। फिर आता है 1873 का समय, और 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये की गई किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा, महाराष्ट्र में की गई। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? गुलामगिरी है। और इनका जो जन्म है ये 11 अप्रैल को हुआ था, 11 अप्रैल 1873। सॉरी, वो समय पहले का है, 1873 तो समाज की स्थापना है। जन्मदिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को, सन आप देख लेना। ठीक है,
अब ये आज की वीडियो है, नेक्स्ट कम से कम मैं इसके ओवरऑल 3 वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कटिंग कर करके लगभग एक दिन में 4 पेज, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 पेज होंगे। और इतने में हम लोग आधुनिक इतिहास का पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम पूर्ण तरीके से। कुछ नहीं करना, नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, या वीडियो सुनना है तो 4 से 5 बार वीडियो को सुन लेना। ये सारे क्वेश्चन रटे होने चाहिए। और इसके अलावा फिर एसएससी में जब आप देने जाओगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कि इसके अलावा आपको क्वेश्चन बहुत रेयर है कि देखने को मिले, वरना यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।